पिछली क्लास में हम लोग दूरी, विस्थापन, गति, विराम इन सब के बारे में पढ़ चुके थे, है ना। आज हमारा क्लास शुरू होगा। आज चाल के बारे में पढ़ेंगे, चाल क्या है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु द्वारा अगर इकाई समय में जितना दूरी तय किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को चाल कहते हैं, ठीक है। यानी चाल बराबर क्या लिख सकते हैं, कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय जितना लगा, है कि नहीं। यानी v इज इक्वल टू एस बटा टी, ठीक है। यह कैसी राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। अगर हमारी बाइक मान लेते हैं पॉइंट ए से कोई जगह है, ए से लेकर बी तक गई, है ना, और बी से सी तक गई और सी से फिर से ए वापस पहुंच गई, ठीक ना। तो इस केस में अगर ए से बी की दूरी 7 किलोमीटर है, बी से सी की दूरी 2 किलोमीटर है और सी से ए की दूरी अगर 6 किलोमीटर है और इसमें अगर 1 घंटा लगाया, इसमें अगर आधा घंटा लगाया 1/2 और इसमें अगर 1.5 घंटा वो लगा दिया, ठीक है, 1.5 घंटा, तो टोटल कितना दूरी तय किया गया। ये 7 किलोमीटर, 2 9 किलोमीटर, 6 15 किलोमीटर दूरी तय हुआ। टाइम क्या लग गया, 1 घंटा, आधा घंटा और 1.5 घंटा। 1 आधा और 1.5 यानी 1.5 और आधा 2 और 1 3 घंटा लग गया। तो 5 किलोमीटर के हिसाब से वो चला, है ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटे के रेट से वह चला। तो इस तरह से हम कुल दूरी कितना तय किया गया, कुल समय कितना लगा, उसके अनुपात से चाल के बारे में जान सकते हैं कि वस्तु की चाल कितनी है। इसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, और इसे हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में भी मापते हैं। एक चीज़ अगर किलोमीटर प्रति घंटा है और उसको अगर हमको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो किलोमीटर मतलब 1000 मीटर और प्रति घंटा मतलब 3600 सेकेंड, ठीक है। 1000 मीटर बटा 3600 सेकेंड, तो देखें यहाँ 2 0 कट गया, तो 10/36 बचा। किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 10/36 मीटर प्रति सेकेंड, या बोल सकते हैं 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा अगर, या किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या लिख सकते हैं, 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। उसी तरह अगर मीटर प्रति सेकेंड में से हमको किलोमीटर प्रति घंटा लिखना हो तो इस 5/18 को इस पार कर देंगे, 18 यहाँ गुना हो जाएगा, बटा 5 ऊपर में है तो इस पार आएगा तो नीचे हो जाएगा, यानी 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो ये, और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो ये, यानी हम इसको चेंज कर सकते हैं आराम से। 5/18 से गुना करने पर मीटर प्रति सेकंड में और 18/5 से गुना करने पर किलोमीटर प्रति घंटा में। चूँकि यह एक अदिश राशि है ना। चाल कैसी राशि है, अदिश राशि, उसमें दिशा आवश्यक नहीं होता है। चाल को बताने के लिए दिशा आवश्यक
नहीं होता है। और इस वजह से अगर कोई वस्तु थोड़ा सा भी गति करेगा, थोड़ा सा भी चलेगा, तो वह कुछ दूरी तय करेगा। उसका सीधा संबंध दूरी से होता है और दूरी तय करने से उसका चाल सदैव धनात्मक होगा। या अगर वह दूरी तय नहीं किया तो उसका चाल शून्य हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, यानी चाल सदैव धनात्मक अथवा शून्य हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो चाल के बारे में हम लोग समझ गए कि इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कह दिए, चाल। यह एक अदिश राशि, इसका एसआई मात्रा मीटर प्रति सेकंड होता है और इसे हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में भी मापते हैं। यह हमेशा धनात्मक या शून्य हो सकता है, परंतु ऋणात्मक नहीं होता। नेक्स्ट हम लोग चाल के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो टाइप है वो है एक समान चाल। एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड उसको कह दिए। ठीक है, तो एक समान चाल किसे कहेंगे? यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, जैसे एक सेकेंड, पहला सेकेंड में 2 मीटर, दूसरा सेकेंड में यानी फिर 2 मीटर, तीसरा सेकेंड में 2 मीटर, इस तरह कर करके हमारा सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस तय हुआ। देखिए यहाँ एक कार प्रत्येक घंटे 50 किलोमीटर चलती है। 50 किलोमीटर, एक घंटा, पहला घंटा में 50, फिर दूसरा घंटा में 50, फिर तीसरा घंटा में 50 किलोमीटर। तो हम लोग क्या कहते हैं, कार की चाल एक समान है, जो कि है 50 किलोमीटर, है ना। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है वो है असमान, जस्ट इसका ऑपोजिट। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यदि वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है, जैसे यहाँ पहला घंटा में 30 किलोमीटर, दूसरा घंटा में 50 किलोमीटर और तीसरे घंटे में वह 40 किलोमीटर, तीनों असमान दूरी तय किया अलग अलग, माने पहले दूसरे तीसरे घंटे में। समय तो सेम हम रखे, एक एक घंटा, है ना, लेकिन डिस्टेंस वो अलग अलग तय किया, यानी उसका चाल अलग अलग होगा। और इस वजह से यहाँ चाल बदलने के कारण इसको हम लोग क्या कह दिए, असमान चाल। ठीक है, नेक्स्ट ये औसत चाल। औसत चाल किसे कहेंगे, तो पूरी यात्रा में, है ना, तय की गई कुल दूरी को यात्रा में लगे समय, कुल समय से भाग देने पर औसत चाल मिलता है। यानी सीधे शब्द में हम कह सकते हैं कि कुल तय की गई दूरी एवं कुल लगे समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। ठीक है, यानी औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय। यहाँ एक उदाहरण है, उदाहरण के बारे में थोड़ा देखें। एक व्यक्ति 100 मीटर दूरी तय करता है 20 सेकेंड में, तो जो है औसत चाल को हम लोग भी ए भी से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, 100 मीटर बटा 20 सेकेंड, यानी 5 मीटर प्रति सेकेंड, इसका औसत चाल हो गया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, कुल तय की गई दूरी एवं कुल लगे समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत चाल। ठीक है, औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय। नेक्स्ट जो है चौथा है तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो
किसी विशेष क्षण पर वस्तु की चाल को हम लोग क्या कह दिए, तात्क्षणिक चाल। जो गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है, जिसको हम लोग चाल मापी भी कहते हैं हिंदी में, अगर वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई दे रहा है, यानी गाड़ी का उस क्षण तात्क्षणिक चाल 60 किलोमीटर है। ठीक है, यानी जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं, साथ ही हमारा स्पीडोमीटर भी उतना स्पीड शो करता है। यानी किसी क्षण अगर वस्तु की चाल को हम देखें तो उस चाल को हम लोग तात्क्षणिक चाल कहते हैं। ठीक है, जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर हमें बताता है, क्या बताता है, तात्क्षणिक चाल, गाड़ी की तात्क्षणिक चाल। और औसत चाल क्या होता है, औसत चाल बता देता है कि पूरे यात्रा में कितना हम डिस्टेंस ट्रेवल किए और कितना समय लग गया। मान लिए पूरा यात्रा अगर 100 किलोमीटर का था और हमको 20 घंटा लगा, तो बोलेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम चले हैं। ठीक है, तात्क्षणिक चाल क्या हो गया, किसी क्षण विशेष पर वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। ठीक है, अब वेग की बारी है ना। वेग क्या है, तो जैसे हम लोग इकाई समय में तय किया गया दूरी को हम लोग चाल कहते थे, उसी तरह किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम लोग क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। ठीक है, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को, यानी वेग को हम लोग भी से सूचित करते हैं। वेग को किसे, इससे भी से सूचित किया जाता है। ठीक है, यानी वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय। यह एक सदिश राशि है, इसलिए इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। किसी भी सदिश राशि को हम उसके ऊपर तीर के निशान के द्वारा दर्शाएंगे। ठीक है, यानी ये देखो, चाल को भी हम भी से सूचित करते हैं, चाल को भी हम भी से सूचित करते हैं, लेकिन वह एक अदिश राशि है, इसलिए उसके सिर पर तीर का निशान नहीं होता है। और ये हो गया हमारा चाल का दूरी बटा समय, वेग का विस्थापन बटा समय। यह एक सदिश राशि है। अगर वेग और चाल में क्या डिफरेंस है, चाल अगर कोई वस्तु ए से बी तक गया और बी से सी तक गया, सी से फिर ए तक गया, जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, यदि ये 7 किलोमीटर हो, ये 2 किलोमीटर हो और ये 6 किलोमीटर हो, इसमें 1 घंटा लगे, इसमें आधा घंटा लगे और इसमें 1.5 घंटा लगे, तो टोटल दूरी जो हो गया हमारा 6 और 7 13 और 2 15 किलोमीटर हो गया। ध्यान देना, और टाइम लग गया हमारा 3 घंटा, यानी स्पीड हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लेकिन विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन क्या होता है, अंतिम स्थिति घटा प्रारंभिक स्थिति। तो इसका प्रारंभिक स्थिति तो ए है और अंतिम स्थिति भी ए ही है, तो इसके बीच का जो विस्थापन हो गया वो हो गया 0 बटा टाइम लग गया कितना, 3 घंटा, यानी इसका वेग हो गया 0। इसमें दिशा वैल्यू करता है। विस्थापन क्या है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। तो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति एक ही पॉइंट पर है, यानी उसके बीच की न्यूनतम दूरी 0 है, और इस वजह से वेग हमारा क्या हो गया, 0। विस्थापन 0 तो
वेग भी शून्य। यानी वेग एक सदिश राशि है, इसलिए इसमें परिमाण और दिशा क्या होता है, दोनों होता है। ठीक है, इसका मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है। अभी हम लोग शून्य देखें। ठीक है, इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह सदैव चाल के बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है। तो चाल के बराबर कब होगा, जब एक सीधे पथ पर एक ही दिशा में गति करे। ठीक है, सीधे पथ पर एक ही दिशा में गति करे तो उसका चाल और वेग बराबर हो सकता है। चाल बराबर वेग कब, जब पथ सीधा और एक ही दिशा में। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारा वेग के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग चाल के प्रकार के बारे में पढ़े, वैसे ही वेग के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। एक समान वेग। एक समान वेग क्या है, यदि वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन करती है, समान विस्थापन तय करती है। ठीक है, और उसकी दिशा भी समान रहती है, तो वेग और एक समान वेग कहलाएगा। ठीक है, समान समय अंतराल में यदि वस्तु द्वारा समान समयांतराल में वस्तु द्वारा तय किया गया इसको इरेज कर देते हैं। सॉरी। तो वेग के प्रकार में हम लोग एक समान वेग के बारे में बात करेंगे। यदि वस्तु समान समय अंतराल में, यदि वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है तो और उसकी दिशा भी समान रहती है, तो वेग क्या कहलाएगा, एक समान। यानी परिमाण प्लस दिशा दोनों क्या है भाई, स्थिर है, एक समान है, तो हम उसका वेग एक समान कहेंगे। किसका परिमाण, विस्थापन का परिमाण या वेग का परिमाण समय के साथ। प्रत्येक समय में वेग का परिमाण क्या है, समान है, और दिशा भी समान है। यानी समान समय अंतराल में यदि समान विस्थापन तय करती है तो वस्तु का वेग क्या कहलाएगा, एक समान वेग। समान समय अंतराल में यदि समान विस्थापन तय करती है तो वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है असमान वेग, जस्ट इसका अपोजिट। यदि वस्तु का वेग समय के साथ बदलता है, अर्थात समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय नहीं करे, यहाँ तय होगा, समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय नहीं करे तो उसके वेग को असमान वेग कहते हैं। सीधे शब्द में क्या लिख सकते हैं, यदि वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय नहीं करे तो उसका वेग असमान वेग कहलाता है। ठीक है, और वेग बदलने का दो कारण होता है, या तो उसका परिमाण बदल गया या फिर उसकी दिशा बदल गई। वृत्तीय गति में
अगर वस्तु की चाल एक समान है फिर भी उसका वेग असमान होता है, क्योंकि दिशा लगातार बदलती रहती है। एक वृत्तीय गति पर घूम रहा है कोई वस्तु, ठीक है, वृत्तीय पथ पर, तो उसको वृत्तीय गति कह दिया। अगर चाल एक समान है लेकिन दिशा क्या है, बदल रही है, यहाँ से इस दिशा में जाना चाहता है, यहाँ से इस दिशा में जाना चाहता है, प्रत्येक क्षण उसकी दिशा क्या हो जा रही है, बदल रही है। और चाल समान है, परिमाण समान है, ठीक है, लेकिन दिशा बदलने से उसका वेग का मान क्या हो जाता है, बदल जाता है। और इसलिए इसको क्या कह देंगे कि असमान वेग से गतिमान है एक वृत्तीय पथ पर। यहाँ एक चीज़ याद रखें कि जो यहाँ एक चीज़ याद रखना है कि असमान वेग की स्थिति में वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है। अगर असमान वेग है तो क्या हो जाएगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। एक समान वेग में त्वरण का मान क्या होता है, शून्य। एक समान वेग में त्वरण का मान शून्य होता है। इस स्थिति में त्वरण का मान शून्य होता है। अभी हम लोग त्वरण पढ़े नहीं हैं, है कि नहीं, त्वरण पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन इसके पहले हम लोग जान लिए त्वरण का मान शून्य होता है। नेक्स्ट जो है वो है औसत वेग। औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन। तो कोई वस्तु अगर पॉइंट ए से चलती है बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, ठीक है, तो इसका जो विस्थापन होगा, नेट जो डिस्प्लेसमेंट होगा, कुल विस्थापन कितना हो जाएगा, तो यहाँ से ए से डी तक के दूरी को ही हम लोग इसका कुल विस्थापन बोलेंगे। यानी कुल विस्थापन AD बटा टोटल टाइम, जैसे T1 इसमें लगा, इसमें T2 लगा, इसमें T3 लगा, तो T1 जोड़ T2 जोड़ T3, ये हमारा हो गया औसत वेग। यानी कुल विस्थापन एवं कुल लगे समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत वेग। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय। अब इसको भी एवरेज से दिखाते हैं। तो कुल विस्थापन क्या होगा, वस्तु की अंतिम स्थिति घटा वस्तु की प्रारंभिक स्थिति बटा कुल लगा समय, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, औसत वेग। यहाँ भी हम लोग देख लिए। मान लेते हैं यहाँ अगर देखें कि टाइम ये हमारा 3 किलोमीटर हो, ये हमारा 2 किलोमीटर हो, ये भी हमारा 3 किलोमीटर हो, तो और ये हमारा 2 किलोमीटर हो, तो ये देखिए यहाँ चाल बराबर अगर बात करें
तो चाल हमारा कितना हो गया, 3 2 3 2, 3 3 6 और 4 10, चाल कितना हो गया 10 बटा, टाइम मान लेते हैं यहाँ 1 घंटा लगे, यहाँ आधा घंटा लगे, यहाँ भी 1 घंटा, यहाँ आधा घंटा, 2 और 1 3 घंटा लग गया। तो 10/3 किलोमीटर प्रति आवर इसका चाल हो गया। लेकिन यहाँ जब हम देखेंगे तो अगर ये हमारा विस्थापन है ना, अभी पहले प्रारंभिक स्थिति ए थी, अंतिम स्थिति डी है, तो डी का जो पोजीशन होगा घटा ए, यहाँ 2 ही हो जाएगा, है ना, 2 डिफरेंस है तो 2 हो जाएगा। और टाइम कितना लग गया 3, तो औसत वेग क्या हो गया इसका 2/3, यानी AD बटा टोटल टाइम। वस्तु की अंतिम स्थिति घटा उस वस्तु की प्रारंभिक स्थिति बटा कुल लगा समय, कुल विस्थापन कितना हुआ वो और कुल समय कितना लगा वो हमारा क्या कहलाता है, औसत वेग। ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट और लास्ट पार्ट हम लोग इस क्लास का देखेंगे। आज के क्लास का लास्ट पार्ट क्या है, चाल और वेग में अंतर। तो चाल और वेग में हम लोग अंतर देखेंगे। चाल भी हम लोग पढ़े आज, वेग भी पढ़े। चाल कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। चाल दूरी पर आधारित होता है, यानी दूरी बटे समय होता है। नहीं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। यह विस्थापन पर आधारित होता है। इसमें केवल परिमाण होता है, लेकिन इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। यह हमेशा धनात्मक या शून्य हो सकता है। यह धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य हो सकता है। यहाँ बोल सकते हैं यह ऋणात्मक नहीं होता है, यह ऋणात्मक हो सकता है ना। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है और इसमें दिशा आवश्यक है, ये अंतर है। तो आज हम लोग क्या क्या देखें, एक बार उसके सभी टॉपिक्स को एक बार फिर से थोरोली देख लें। तो आज के क्लास में हम लोग देखें सबसे पहला चाल क्या है, इकाई समय में तय की गई दूरी। चाल क्या है, इकाई समय में तय की गई दूरी। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। इसे हम लोग किससे सूचित किए, भी से। SI मात्रक इसका क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। यह कैसी राशि है, अदिश राशि। यह हमेशा क्या होता है, धनात्मक या शून्य, लेकिन कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें चाल के प्रकार। अच्छा, वेग के बारे में भी यहाँ हम लोग देख लेते हैं रिवीजन के समय। वेग क्या होता है, इकाई समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ विस्थापन नहीं, वेग बराबर क्या हो जाएगा, नहीं, वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय। यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसको भी वेक्टर से सूचित करते हैं। भी ऊपर में सदिश का चिन्ह से सूचित करते हैं, तीर का निशान से, है ना। और वेग जो है यह ऋणात्मक यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। अब हम लोग
इन दोनों के प्रकारों के बारे में एक साथ अध्ययन करेंगे, है कि नहीं, एक साथ इसका रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक समान चाल के बारे में बात करते हैं। समान समय अंतराल में यदि वस्तु समान दूरी तय करे तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। उसी तरह एक समान वेग क्या होगा? समान समय अंतराल में यदि वस्तु समान विस्थापन, है ना, तय करे तो वस्तु का जो वेग होगा वो क्या कहलाएगा? एक समान वेग। नेक्स्ट, असमान चाल। समान समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी यदि समान हो तो वस्तु यदि असमान हो, है ना, तो उसका चाल जो है वो असमान चाल कहलाएगा। उसी तरह असमान वेग का क्या? समान समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन यदि असमान हो तो उसका जो वेग होगा वो असमान वेग कहलाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं औसत वेग की ओर। औसत वेग क्या होता है? औसत चाल भी पहले औसत चाल देखते हैं। कुल तय की गई दूरी तथा कुल लगे समय के अनुपात को हम लोग क्या कह दिए? औसत चाल। उसी तरह कुल तय किया गया विस्थापन एवं कुल लगे समय के अनुपात को औसत वेग कह दिए। यानी V एवरेज इज इक्वल टू टोटल S विस्थापन बटा टाइम, और V एवरेज इज इक्वल टू टोटल S बाई टाइम। यहाँ विस्थापन भी सदिश है, ठीक है। अब तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग रह गया। तात्क्षणिक वेग शायद हमारा छूट गया, ठीक है, वो यहाँ हम लोग कवर कर लेते हैं, सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। तात्क्षणिक चाल के बारे में बात कर लें। किसी क्षण वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं, ठीक है। उसी तरह तात्क्षणिक वेग क्या होगा? किसी क्षण वस्तु की वेग को
तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग का मान समान होता है। इसको भी आई से सूचित करते हैं और इसको भी वेक्टर आई से सूचित करते हैं, और इस वजह से भी आई, ध्यान देना, भी आई बराबर भी वेक्टर आई लगभग होता है। क्यों? क्योंकि किसी क्षण वस्तु की दिशा तुरंत नहीं बदलती है ना। सेम इंस्टेंट में, सेम स्मॉल टाइम अगर हम लिए, बहुत छोटा सा एक सेकेंड में उसमें दिशा परिवर्तन होगा तो वो एक सरल रेखा के अनुदिश माना जाएगा। मान लेते हैं इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर चाल भी समान रहेगा और वेग भी समान रहेगा। इसके अगले पॉइंट पर भी वही कहानी होगा, यानी तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग का मान समान होता है। ठीक है, याद रखना। तो आज हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़े, है ना। चाल, वेग, एक समान चाल एक समान वेग, असमान चाल असमान वेग, औसत चाल औसत वेग, तात्क्षणिक चाल तात्क्षणिक वेग, और साथ ही चाल तथा वेग में हम लोग अंतर पढ़ लिए, है ना। चाल और वेग में क्या अंतर पढ़े हम लोग? यह अदिश है ना, यह सदिश है, इसका संबंध दूरी से है, इसका संबंध विस्थापन से है। ठीक है, यह ऋणात्मक नहीं हो सकता है और यह ऋणात्मक हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे से कॉपी में नोट करेंगे, लर्न करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, और कहीं अगर डाउट हो या नहीं समझ में आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट टाइप करके सेंड कर सकते हैं हमारे पास। हम उसका सॉल्यूशन जितना जल्दी हो सके आप लोग को देने का कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे।